ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। सबको सुन रहे हैं? ओके, ग्रेट। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वेलकम टू अनदर सेशन। पिछले सारे सेशंस उम्मीद करता हूँ आप सबने देख लिए होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात करेंगे आज हम। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से आप क्या समझते हैं? आपने बहुत बार एनपीए शब्द तो सुना होगा, ठीक है, बहुत बार एनपीए शब्द सुना होगा। एनपीए बैंक्स का इतना बढ़ गया, इतना डिक्लाइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सिचुएशन अजीब सी है, इतने लोग बैंक का पैसा लेके भाग गए, अब बैंक उनके पीछे पड़ा है, उनकी रिकवरी की जा रही है, पैसा लिया जा रहा है, पैसा विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, बैंक का पैसा इतने हजारों करोड़ डूब गया। तो वो आखिरकार क्या है, कैसे ये एनपीए होता है, क्या कारण होते हैं इनके पीछे और इनकी रिकवरी कैसे की जाती है, ये आपको मैं आज के सेशन में और आने वाले कुछ सेशंस में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो शब्द समझते हैं एनपीए को, जिसमें एक शब्द आता है असेट शब्द। असेट, असेट क्या होती है? असेट ऐसी चीज जो आप ओन करते हो। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, बैंकिंग सेक्टर में आप क्या चीज ओन करते हो? अगर आप एक बैंक हो और आप क्या चीज ओन करते हो, आपकी मान लीजिए कोई प्रीमाइसेस है, कोई बिल्डिंग है जो आपने खरीद रखी है, जिसमें ब्रांच चल रही है, वो आप ओन करते हो। ठीक है, तो आप उसके ओनर हो। आपने कोई फर्नीचर आपने ऑफिस में खरीद रखा है, तो आप उसके ओनर हो, राइट, कह सकते हो। और इसी तरह पर अगर आपने किसी व्यक्ति को लोन दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, तो भी आप ओनर हो। ओनर मतलब आपने उसको पैसा दिया है, आप उसका उसका दायित्व है, उस पर्सन के सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पैसा चुकाए। तो एक प्रकार की अगर मैं बैंक की बैलेंस शीट की बात करूं, अगर हम वो चैप्टर सेकंड जो हमने किया था, सेशन 2 सेशन 3 हमने जो किया था इस सीरीज में हमारे, उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी, उसमें मैंने आपको एक टर्म बताई थी डेटर्स की। ठीक है, तो अगर आपको डेटर टर्म याद हो, तो वो डेटर टर्म में यही होता था कि कोई पर्सन पैसा उधार अगर जिससे हमने लिया है, ओ सॉरी, जिसको हमने पैसा उधार दिया है, ठीक है, जिसको पैसा हमने उधार दिया है, उसने हमसे पैसा लिया है, तो वो हमारा क्या कहलाता था? डेटर। हम उसको बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते थे, डेटर दिखाते थे। उसी सेम अगर पॉइंट को मैं लेकर चलूं बैंक्स में, तो बैंक के द्वारा जो लोन्स दिए जाते हैं, सामने वाले पर्सन को दिया गया है, मुझे उस पर उस लोन को वापस लेना है, तो वही लोन्स एडवांसेस एक प्रकार की डेटर्स हो गए, और उसको मैं किस साइड दिखाऊंगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में। इसलिए यहां पर हम इसको असेट कहते हैं, लोन्स एडवांसेस को हम असेट कहते हैं। ठीक है, और सेम अगर मैं अपोजिट बात करूं, तो जब मैंने आपको डिपॉजिट साइड बताई थी, तो मैंने आपको क्या कहा था? डिपॉजिट एंड टाइम, जो टाइम एंड डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, उनको डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी भी कहते हैं। लाइबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पैसा वापस देने की, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वो दिखाई देती है। तो बैंक की अगर बैलेंस शीट बनाओ, तो बैंक की बैलेंस शीट में असेट साइड में लोन्स एडवांसेस आते हैं, और बैंक की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर आपके डिपॉजिट्स वगैरह जो आपके बैंक में लोगों ने जमा कराया है, करंट सेविंग, एफडी, आरडी में, वो पैसा आता है। तो अगर ये असेट जो है, अगर ये मुझे पैसा देना बंद कर दे, क्योंकि कोई भी असेट होती है, यानी कोई भी लोन्स एडवांसेस होते हैं, उनका एक फंडा रहता है कि वो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट चुकाते हैं। जैसा हमने सीसीओडी केस में कहा था कि मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। अगर चाहे आप टर्म लोन के केस में देख लो, तो आपको ईएमआई मिलती है। अगर आप एग्रीकल्चर लोन के केस में देख लो, तो अगर केसीसी है तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई टर्म लोन, ट्रैक्टर वगैरह का लोन ले रखा है, तो ईएमआई मिलेगी। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो सेम उसी तर्ज पर अगर ये लोग कोई ईएमआई जो एलिजिबल है, या इंटरेस्ट का जो एलिजिबल है, कुछ भी है, अगर वो नहीं चुकाता है, तो वो असेट हम कह सकते हैं परफॉर्म करना बंद कर चुके हैं। परफॉर्मिंग हम किसको कहते हैं? कोई चीज परफॉर्म कर रही है, बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है ना? ही इज अ गुड परफॉर्मर, ही इज अ परफॉर्मर, ही इज अ परफॉर्मर इन द क्लास, ही इज, ऐसे से बोलते हैं ना कि हाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं इसके,
तो वैसे ही जब तक परफॉर्म कर रही है, ब्याज व्याज दे रहे हैं, सब कुछ ओके है, तब तक तो परफॉर्मर है। लेकिन जैसे उसने ब्याज देना, ईएमआई देना बंद कर दिया, दैट बिकम्स द नॉन परफॉर्मर। और वहां पर जाकर आपका बैंक जो है उनको नॉन परफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर कर देता है ऐसे लोन्स एडवांसेस को, जो कि बैंक को उनके द्वारा मांगा गया पैसा, मांगा गया इंटरेस्ट, मांगा गया यहां पर ब्याज, ईएमआई जो है वो नहीं चुकाते हैं। तो अब यहां पर ऑब्वियस है, नहीं चुकाना, नहीं चुकाने की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं। अब नहीं चुकाना तो 1 महीना नहीं चुका है जो उसको एनपीए कर दो, नहीं, है ना। 2 महीना नहीं चुका है उसको एनपीए कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बैंक के पास एक फिक्स गाइडलाइन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन आती है आईरक नॉर्म्स के तहत। आईरक नॉर्म्स के तहत इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन इसका पूरा नाम है। इस आईरक नॉर्म्स के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी हैं, प्रॉपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर डायरेक्शन, मास्टर सर्कुलर्स हैं, जिसके अंदर यह मेंशन कर रखा है कि कोई भी अकाउंट एनपीए कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है। तो एनपीए होने के बेसिकली यहां पर 2 कारण होते हैं। कोई भी अकाउंट जब एनपीए होता है, कोई भी अकाउंट जब एनपीए होता है तो उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है फाइनेंशियल रीजन, एक फाइनेंशियल रीजन इज देयर, और दूसरा रीजन होता है नॉन फाइनेंशियल रीजन। अभी तक आपने कहीं पर भी जब भी सुना होगा एनपीए को, तो आपने जनरल एक टर्म सुनी होगी कि एनपीए उसको कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो लोन है वो अगर आपको उसका पैसा जो है 90 दिन तक नहीं चुकाता है, वो पैसा अगर आपको 90 दिन तक नहीं चुकाता तो वो लोन एनपीए हो जाता है। यही सुना होगा आपने जनरल भाषा में बातचीत करते हुए, या किसी टीचर के मुंह से, या कभी करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, ऐसा हम जनरल भाषा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो 90 दिन की डेफिनेशन है, इसको थोड़ा मैं एलैबोरेट भी करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जो एक रीजन है एनपीए होने का, वो केवल 90 दिन का रीजन नहीं हो सकता, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोन अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाता है। तो इसलिए यहां पर मैंने आपको यहां पर एक रीजन दिया फाइनेंशियल रीजन, एक रीजन दिया मैंने आपको नॉन फाइनेंशियल रीजन। अब फाइनेंशियल रीजन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल रीजन का मतलब हुआ दैट इज रिलेटेड टू द मनी। कोई ऐसी चीज जो पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंस वही तो हुआ। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज समथिंग रिलेटेड टू द मनी, समथिंग रिलेटेड टू पैसा। यानी कि मनी के से क्या मतलब है? मनी से मेरा मतलब है जो मेरी ईएमआई है मैंने नहीं चुकाई, मैंने जो ब्याज है वो नहीं चुकाया है बैंक को, ठीक है। तो ये मेरे फाइनेंशियल रीजन हो गए कि नहीं चुकाने पे। नॉन फाइनेंशियल रीजन ऐसे रीजन हो सकते हैं जो कि यहां पर किसी भी मनी से रिलेटेड नहीं है, मनी से रिलेटेड नहीं है, उनको हम नॉन फाइनेंशियल रीजंस कहते हैं। तो यानी कि एनपीए दोनों कारणों से हो सकता है, अकेले पैसा वापस ना चुकाने की वजह से नहीं। मान लीजिए मैं पैसा चुका रहा हूं बैंक को, अच्छे से चुका रहा हूं, बढ़िया चुका रहा हूं, जैसे चुकाना चाहिए मैं चुका रहा हूं पैसा, बैंक का पैसा जा रहा है बिल्कुल सही, स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ और कारण हो सकते हैं जिनको मैं नॉन फाइनेंशियल रीजन में आपको बताऊंगा क्या क्या कारण होते हैं। अगर वो कारण है तब भी अकाउंट एनपीए हो सकता है, अकेले इन कारणों की वजह से नहीं, इन कारणों की वजह से भी। ये तो स्मूथ चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये स्मूथ नहीं चल रहा, ये कारण जो है ये सही नहीं चल रहे, इसलिए अकाउंट एनपीए हो गया। कुछ नया सीखोगे, कुछ बेहतर सीखोगे, ठीक है। और आगे आप अगर इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यू में अगर आपने बता दी ये बात जो मैं बताने वाला हूं, दे विल रियली अप्रिशिएट यू, मजा आ जाएगा उनको सुन के ये बात जो मैं बताऊंगा अभी आज के सेशन में। अगर कहीं पर ऐसी बात निकली, वो पूछते हैं आपसे एनपी क्या होता है, अगर आपने उनकी शुरुआत ही ऐसे कर दी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसे ऐसे जो मैंने बताया, और एनपी कैन बी डन ऑन द टू बेसिस, फाइनेंशियल रीजन एंड नॉन फाइनेंशियल रीजन, बस वो इतना ही सुनेंगे, फाइनेंशियल नॉन नॉन फाइनेंशियल रीजन बेटा तुमने बोला, दे विल बी मतलब उनका रिएक्शन बेटा नॉन फाइनेंशियल रीजन। क्योंकि ये जो रीजन होते हैं नॉन फाइनेंशियल रीजन, ये एक बैंकर को ही पता होता है, नॉर्मल किताबों में ये सब चीजों का जिक्र नहीं होता। फाइनेंस वहां पर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रीजन का जिक्र होता है, नॉन फाइनेंशियल रीजन का जिक्र नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। हमारे इंटरनल जो बैंक्स के सर्कुलर होते हैं उनमें होती है, आरबीआई के आईरक नॉर्म्स का जो सर्कुलर है उसमें दे रखे हैं, लेकिन वो वही बात है ना कि जब बुक्स की बात करें या फिर हम पढ़ाने की बात करें तो फिर हम आरबीआई के सर्कुलर को इतनी महत्वता देते नहीं है। लेकिन आप सही जगह पर हो,
यहां पर आरबीआई के सर्कुलर्स को ज्यादा महत्वता दी जाती है। ओके, अब चलो एक एक करके इनके रीजंस को पढ़ते हैं। फाइनेंशियल रीजन को पहले एलोबरेट करते हैं, फिर हम नॉन फाइनेंशियल रीजंस को एलोबरेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब यहां पर सबसे पहले मैं फाइनेंशियल रीजंस की ही बात कर लेता हूं। देखो, फाइनेंशियल रीजंस में से जो आइराक नॉर्म्स कहते हैं उनमें एक सबसे बड़ा रीजन दे रखा है एनपीए होने का। वो ये दे रखा है कि कोई भी अकाउंट विच इज अ सीसी, ओडी, कैश क्रेडिट या फिर ओडी अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, इसमें जो आप इंटरेस्ट जमा कराते हो वो इंटरेस्ट आपने यहां पर 90 डेज तक जमा नहीं कराया है। वो आपने 90 डेज तक जमा नहीं कराया है, या फिर आपका जो सीसीओडी अकाउंट है वो ओवर ड्यू हो चुका है और उसको ओवर ड्यू हुए 90 डेज हो गए। दोनों का बीच का डिफरेंस बताता हूं क्या है। मान लीजिए आपका सीसीओडी अकाउंट है, उसकी लिमिट जो है 1 लाख रुपीज है और आपने इसमें जो पैसा उठा रखा है वो आपने मान लीजिए 50,000 रुपये उठा रखा है। अभी 50,000 रुपये और उठा सकते हो, उसमें भी उठा रखा है। आपका इसमें पहले महीने का ब्याज मान लीजिए 1,000 रुपये लगा, आपने नहीं चुकाया। दूसरे महीने का 1,000 लगा, आपने नहीं चुकाया। तीसरे महीने का 1,000 लगा, 90 डेज बाद आपने नहीं चुकाया। यहां पर 90 डेज हो चुके हैं, आपने पैसा नहीं चुकाया, इंटरेस्ट 3 महीने नहीं चुकाया, आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो जाएगा। सीधा सीधा उसको हम एनपीए कह देंगे, दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज एनपीए। ठीक है, अब इसका बैलेंस कितना पहुंचा? 53,000 पहुंच गया, बैलेंस पहुंच गया 53,000। लेकिन अकाउंट इज अंडर द लिमिट। अकाउंट में लिमिट जो थी मैक्सिमम 1 लाख थी, अकाउंट की लिमिट 1 लाख थी, लेकिन जो पैसा उठा रखा है वो 53,000 उठा रखा है, लेकिन स्टिल अकाउंट बिकम एनपीए क्योंकि 90 डेज में इंटरेस्ट नहीं चुकाया। ठीक है, दूसरा केस ओवरड्यू का केस है। ओवरड्यू का केस क्या है? मान लीजिए मेरी लिमिट 1 लाख रुपए है और मैंने पैसा इसमें से 1 लाख उठा रखा है, उसमें 50,000 तो इसमें 1 लाख मैंने उठा लिया। ठीक है, मेरा इसमें ब्याज लगा, मेरा इसमें ब्याज लगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्याज इसमें लगा 1,000 रुपए पहले महीने। ठीक है, मैंने इसमें से 500 रुपए जमा करा दिया, 1,000 नहीं कराया, 500 रुपए जमा करा दिया। ठीक है, दूसरे महीने फिर 1,000 रुपए ब्याज लग गया, मैंने फिर इसमें 600 रुपए जमा करा दिया। तीसरे महीने फिर इसमें यहां पर 1,000 ब्याज लगा, मैंने इस बार इसमें 1,000 रुपए जमा करा दिया। ये अकाउंट स्टिल एनपीए हो जाएगा 90 डेज के बाद, जबकि मैं इसमें पैसा जमा करवा रहा हूं। उसमें क्या था, मैं 90 दिन तक इंटरेस्ट कुछ नहीं जमा कराया, बिल्कुल नहीं जमा कराया, जीरो। लेकिन इसमें मैंने इंटरेस्ट जमा करवा रहा हूं, 500, 600, 1,000 रुपए जमा करा रहा हूं, यानी कि 600, मैंने 2,100 रुपए जमा कराया। इंटरेस्ट तो जमा कराया ना मैंने 2,100 रुपए, जबकि कराना कितना था? 3,000 रुपए। यानी कि मैंने 2,100 का मतलब 3,000 रुपए मैंने 2 महीने का तो जमा करा ही दिया। मैंने 2 मंथ्स का जमा करा दिया था ना इसमें, क्या दिक्कत है? 2 महीने का जमा करा दिया। तो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, 90 दिन तक आप जमा नहीं कराते, लेकिन मैंने तो जमा कराया था 2 महीने का, मैंने 60 दिन का जमा करा तो दिया, तो मेरा एनपीए नहीं होना चाहिए अकाउंट। लेकिन स्टिल ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा। क्यों अकाउंट एनपीए इसलिए हो जाएगा? क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो ओवरड्यू चल रहा है। ओवरड्यू मतलब जो आपकी लिमिट है उससे ऊपर चल रहा है। आप देखो अकाउंट कैसे लिमिट ओवरड्यू है, 1,01,000 रुपए, फिर 500 रुपए मैंने जमा करा दिया, तो मेरा अकाउंट में बैलेंस कितना? 1,05,000 रुपए। फिर 1,000 रुपए ओवरड्यू आ गया, तो 1,01,500 रुपए बैलेंस हो गया, मैंने उसमें जमा करा दिया, तो ये 600 रुपए उसमें से कम हो गया। फिर 1,000 रुपए उसमें जुड़ गया, लेकिन मैं 1,000 रुपए जमा करा दिया। स्टिल अकाउंट जो है वो 1 लाख से ऊपर अबव लिमिट उसके चल रही है। मैं ब्याज जमा करा रहा हूं बहुत सही तरीके से, लेकिन उसकी लिमिट स्टिल अबव दी एक्चुअल लिमिट चल रही है, और यानी कि जिसको हम ओवरड्यू कहते हैं। तो वो ओवरड्यू पिछले 90 दिन से ओवरड्यू था आपका अकाउंट, इसलिए वो अकाउंट एनपीए हो जाता है।
कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जरा। दो चीजें हैं, आपने इंटरेस्ट नहीं जमा कराया और आपका अकाउंट ओवर ड्यू है, दो कंसेप्ट है अलग अलग। इंटरेस्ट नहीं जमा कराया, ओवर ड्यू है। गॉट इट? बहुत बढ़िया, ठीक है, याद करोगे ये कंसेप्ट, तुम देखना जब नौकरी बैठोगे ना, सीट पर बैठोगे ना, जब तुम्हें ये बताने वाला कोई नहीं होगा ना, तुम्हें 2-2 3-3 साल तक कोई नहीं बताएगा ये कंसेप्ट जो तुम्हें आज सीख रहे हो। तो इसका अगला पार्ट सीसीओडी का हो गया। अब चलते हैं हम टर्म लोन पे। टर्म लोन के केस में क्या हो गया, टर्म लोन यानी कार लोन, हाउसिंग लोन वगैरह वगैरह, फलाना फलाना लोन, उस टाइप के लोन, ठीक है। तो जो टर्म लोन है उसमें क्या होता है, उसमें ईएमआई होती है। तो ईएमआई का कोई दो कंसेप्ट नहीं बनता, ईएमआई का एक सिंगल कंसेप्ट बनता है। अगर आपने ईएमआई जो है 90 डेज तक नहीं चुकाई है किसी भी अकाउंट की, तो वो अकाउंट यहां पर एनपी हो जाता है। अगर आपने ईएमआई नहीं चुकाई 90 डेज, वो अकाउंट एनपी हो जाता है। सिंपल एज दैट। इसमें कुछ वो पिछले पेज वाला कंसेप्ट इसमें फंडा नहीं लगेगा, ठीक है। कोई भी लोन, हाउसिंग लोन ले लो, उसकी 3 किस्तें आप जमा नहीं कराते हो, अकाउंट एनपी है। अब मैं बात करता हूं केसीसी लोन्स की, एग्रीकल्चर लोन्स की। केसीसी लोन्स में क्या कंसेप्ट होता है, केसीसी लोन्स में यहां पर इंटरेस्ट जो होता है वो कब लेते हैं हम, 6 महीने साल भर बाद। क्योंकि किसान की जिस तरह की क्रॉप है वो ग्रो कर रहा है, उसी के हिसाब से मैं उसका लूंगा ना इंटरेस्ट। ऐसे तो है नहीं किसान की क्रॉप ग्रो होकर बिक रही है 1 साल में, 1 साल बाद, है ना, जब उसने सीड लगाए और उसके बाद बिकने में उसका 1 साल का समय है। तो 1 साल के पीरियड में आपकी जो क्रॉप ग्रो हो रही है, उस दौरान किसान को कुछ अर्निंग तो हो नहीं रही, तो किसान आपका लोन कैसे चुकाएगा, नहीं चुका सकता। तो किसानों को तो मैंने जब केसीसी लोन के कंसेप्ट पढ़ाया था पिछली क्लास में, तब मैंने बताया था किसानों को तो ऐसी छूट दी जाती है कि भाई साहब आप अपना इंटरेस्ट जो है 6 महीने साल बाद अपनी क्रॉप के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसलिए केसीसी में भी यही कंसेप्ट होता है एनपी का। केसीसी में 90 दिन का कंसेप्ट नहीं चलता है, केसीसी में 90 दिन का कंसेप्ट नहीं चलता है। केसीसी में कंसेप्ट क्या चलता है, केसीसी में कंसेप्ट चलता है आपका यहां पर तकरीबन 2.5 साल का। ये मैं 2.5 साल ऑन एन एवरेज बता रहा हूं वैसे तो, ठीक है। अगर आप किसी से कोई पूछे ना आपको केसीसी लोन एनपीए का होता है, तो उसको 2.5 साल बोल दोगे तब भी काम बन जाएगा। नहीं तो वैसे अगर इसको प्रॉपरली और थोड़ा सा समझाएं, तो यहाँ पर केस जो क्रॉप्स होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म क्रॉप, एक होती है शॉर्ट टर्म क्रॉप, कि लंबे समय में ये क्रॉप उगेगी, एक होती है शॉर्ट टर्म क्रॉप, ठीक है। सीजन्स आते हैं हमारे, राबी, खरीफ, जायद सीजन्स होते हैं। तो किस टाइप की क्रॉप आप अपने यहाँ पर फील्ड पे ग्रो कर रहे हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्या ग्रो कर रहे हो, किस सीजन में ग्रो कर रहे हो, किस टाइप की क्रॉप है, उसके ऊपर यहां पर एनपीए डिसाइड होता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो यहां पर समय ज्यादा लगाती हैं ग्रो करने में, तो उनको ज्यादा समय दे दिया जाता है कि आप इतने समय में आप यहां पर लौटा देंगे पैसा, तो कोई टेंशन नहीं, आपका लोन हम एनपीए नहीं करेंगे, है ना। 2 क्रॉप सीजन हो गए। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो कम समय में ग्रो हो जाती है, उनका पैसा जल्दी आ जाता है, तो वो 1 क्रॉप सीजन हम उनको दे देते हैं कि वैसा 1 क्रॉप सीजन है आपके पास, आप पैसा दे दीजिए, और नहीं लौटाएंगे तो आपका लोन एनपी हो जाएगा। तो यहां पर ये कंसेप्ट होता है यहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रॉप का, और क्रॉप सीजन के बेस पर हम यहाँ पर केसीसी का आपका या केजीसी का जो यहाँ पर लोन टर्म लोन होता है वो भी इसी केस में आ जाता है। दोनों का हम जो है एनपीए घोषित करते हैं। ऑन एन एवरेज हमने एक बैंक में एक कंसेप्ट बना रखा है जिसमें हम ये करते हैं, क्योंकि देखो फ्रेंकली बोलूं कि किसान जो है, जो हमारे पास लोन लेने आता है, हम उसकी जो खेती होती है, जो वो क्रॉप उगा रहा है, एक दूसरा किसान आया, फिर एक तीसरा किसान आया, उनकी क्रॉप अलग अलग यहां पर ग्रो हो रही है। तो उनकी क्रॉप जो ग्रो हो रही है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने सिस्टम के अंदर सेंट्रलाइज लेवल पे बदलाव नहीं कर सकता। समझे मेरा कंसेप्ट क्या है? जब मैं लोन अकाउंट ओपन करता हूं किसी का भी हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में, तो वो एक लोन अकाउंट एक सेट पैरामीटर के अकॉर्डिंग ओपन हो जाता है, ठीक है। और उस सेट पैरामीटर के अकॉर्डिंग जितने भी इंडिया में मैं लोन अकाउंट मेरे और मेरे कलीग्स ओपन करेंगे, वो एक सेट पैरामीटर के अकॉर्डिंग ओपन हो जाएंगे। अब उस सेट पैरामीटर को मुझे कस्टमाइज करने का
मेरे पास सिस्टम नहीं है कि मैं इस सेट पैरामीटर को बदलाव करूं कि मेरे पास ये क्रॉप है तो मैं इसको पैरामीटर को ऐसे बदल दूं, ये क्रॉप है तो उस पैरामीटर को ऐसे बदल दूं, नहीं, तो वो नहीं है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड आइज चीज बना रखी है और स्टैंडर्ड चीज के अकॉर्डिंग कोई भी केसेस लोन अकाउंट जो किया जाता है ओपन, इररिस्पेक्टिव क्रॉप जो भी उग रही है, उसको हम ये कह देते हैं कि भाई साहब 2.5 साल आपके पास है, 2.5 साल तक आप ब्याज ब्याज जमा कराते रहिए, अगर जमा कराते ठीक है, नहीं तो आपका लोन एनपी हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है केसीसी में। ठीक है, गॉट इट, ये पॉइंट समझ में आ गया टर्म लोन और केसीसी का, और आई होप सो सीसीओडी का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। आगे हम ये एनपी, अब देखो, अब आपने सर बोल तो दिया सर एनपी होगा 90 डेज तक, 90 डेज तक, अब ये आखिरकार ये मतलब एनपीए का इतना हुआ क्यों बना रखा है भाई साहब कि एनपीए होगा, अरे एनपीए, अरे बेटा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे एनपीए बचाओ, एनपीए बचाओ, एनपीए नहीं होने देना अकाउंट को, फोन आ रहे हैं ऊपर से, हेड ऑफिस से फोन आ रहा है, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस से फोन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस फोन कर रहे हैं कि एनपीए नहीं होने देना, खाता बचा लो, कस्टमर के पास जाओ, कस्टमर से मिलो, उससे पैसा लो, वगैरह वगैरह, बहुत ज्यादा वो प्रेशर एक डाला जाता है एनपीए को ना होने से। आखिरकार ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर कोई लोन अकाउंट एनपी हो जाता तो ठीक है, एनपी हो गया तो मैं उसके बाद 2 दिन बाद जाऊंगा, 2 दिन बाद वो पैसे दे देगा, नहीं देगा तो मैं उसकी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, है ना, यही होता है। हम तो ठीक है, नहीं देगा नहीं देगा। अब मान लिया किसी दोस्त ने उधार आपको ले रखा है और आपको उधार नहीं दे रहा है दोस्त, तो क्या कर लोगे दोस्त का? यही है कि यार दे दे यार, पैसा दे दे, है ना। फिर आखिरकार थक हार के, अरे छोड़ यार, ये तो पैसा देता ही नहीं है, जाने दे इसको, अपने आप दे देगा। यही है कंसेप्ट, बैंक में भी है, पैसा दे रहा है, दे रहा, दे दो यार, दे दो यार, नहीं दे रहा, छोड़ यार, जाने दे, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी सोच है क्या ही फर्क पड़ता है, तो ये सोच थोड़ी गलत है। फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है उसको समझते हैं। जो भी लोन, जब भी यहां पर बैंक में एनपी होता है, कोई भी लोन एनपी होता है बैंक में, तो उसके इक्विवेलेंट, उस लोन अमाउंट के इक्विवेलेंट बैंक को प्रोविजन करना पड़ता है। प्रोविजन किस चीज का प्रोविजन? प्रोविजन करना पड़ता है कि कल को ये एनपीए अकाउंट जो है वो मैं रिकवर नहीं कर पाता उसका पैसा। एक तो हम सोच रहे हैं कि मैं रिकवर कर लूंगा, एक मेरे पास सामने एक जो एक्चुअल जो आरबीआई कहता है, आरबीआई प्रिज्यूम करके चलता है कि आप इसका रिकवर नहीं कर पाओगे। मान लीजिए, आरबीआई नहीं कहता, बेसिकली मैं, हमारी अकाउंटिंग जो सिस्टम, हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, हमारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कहती है हमारे इंडिया में कि कोई भी चीज जो आपका पैसा नहीं चुकाया है, किसी भी व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति विशेष या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, आप उसको ये मान के चलो कल को वो पैसा नहीं चुकाएगा आपको। तो जब वो पैसा नहीं चुकाएगा, ऐसी हमारी धारणा है, ऐसी हमारी धारणा है, तो इसलिए उसके अगेंस्ट हम प्रोविजन करके रखते हैं। प्रोविजन, रिकवरी हमारी जारी रहती है, कोशिश हमारी जारी रहती है कि मैं रिकवरी कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। हम उसके पीछे पड़े रहते हैं पैसा लेने के लिए। लेकिन स्टिल हमारा जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो तरीके हैं काम करने के, जो हमारी बुक्स हैं, जो हमने चैप्टर 2 में मैंने आपको बताई सारी सारी चीजें, वो मेंटेन करनी जरूरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि भाई साहब प्रोविजन करो। प्रोविजन कैसे करो? कि मान लीजिए एनपीए आपका कोई 1 लाख रुपए का एनपीए हुआ है आपका, ठीक है, मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लाख का एनपीए हुआ है, तो बैंक की जो गाइडलाइंस है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया कि 1 लाख का एनपीए हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपको 50% प्रोविजन करके रखना है। यानी कि आपको 50,000 इसका प्रोविजन करना है। 50,000 प्रोविजन मतलब क्या हुआ कि आपको 50,000 रुपीज जो है अपने प्रॉफिट में से निकालकर अलग से अलग अकाउंट में रखने होंगे। आप इस 50,000 को किसी भी और चीज में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक आपका 10 लाख रुपए प्रॉफिट होता है साल का, ठीक है, आप 10 लाख रुपए प्रॉफिट को क्या कर सकते हो?
खुद की जरूरतें पूरी कर सकते हो, आपने ले लिया, अपने घर पर वगैरह वगैरह काम कर लिया, या फिर उसको बिजनेस में और दोबारा से लगा दिया पैसा, उसे बिजनेस और एक्सपेंड कर लिया और स्टॉक खरीद लिया, खरीदारी कर ली, सामान और डाल दिया, है ना, कुछ भी कर सकता है 10 लाख से। एक आपका सब 10 लाख नहीं रहा, अब आपके पास 50,000 आपने प्रोविजन में दे दिया कि उस पैसे को आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? आपका प्रॉफिट 9,50,000 बचा। एक आप 10 लाख यूज कर सकते थे, आप 9,50,000 यूज कर सकते हो। और ये 50,000 कहाँ गया? 50,000 अलग से एक अकाउंट में चला जाता है, जिसको हम प्रोविजन अकाउंट कहते हैं, प्रोविजन फॉर एनपी अकाउंट कहते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल 50,000 का कब किया जाएगा? 50,000 का पैसे का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब हमारे पास पूरा पूरा सामने अंधकार आ जाएगा कि भाई साहब अब पैसा इसका नहीं आने वाला, ये बंदा पैसा नहीं देगा, हमने सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए, हमने प्रॉपर्टी ऑक्शन करके देख ली, सब कुछ कर लिया, अब हमारे बस का नहीं है। 4 5 6 साल 7 साल बीत चुके हैं इसको, अकाउंट को यहाँ पर एनपीए हुए, अब भाग गया है, विदेश चला गया, ये चला गया, व्हाट्सएवर द रीजन कि बस खत्म है अब काम। तो अब वक्त आता है कि उस एनपी अकाउंट को हमारे जो बुक्स हैं, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, जिसमें हम एनपीए को अलग से दिखाते हैं, उसमें से उसको जीरो करने का, उसमें से उसको हटाने का। तो तब हटाने के वक्त हमारे पास क्या काम आता है? हमारे पास वो प्रोविजन काम आता है। जब वो अकाउंट एनपी हुआ था, तब हमने उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन किया था, वो हमारे पास काम आता है। अब सर फिर उस टाइम पे हमने प्रोविजन, एनपीए जब हुआ तो उस टाइम पे प्रोविजन हमने किया, क्यों किया? हमें तो अभी उम्मीद है ना रिकवरी आ जाएगी, और ठीक है, हम मान लीजिए अभी मैं प्रोविजन नहीं करता किसी चीज का, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए रिकवरी करने की कोशिश करूंगा, कल को मान ली 7 साल बाद उसका पैसा नहीं होता, 7 साल बाद जो मेरे को प्रॉफिट होगा ही ना, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट उस टाइम पे जो मेरा प्रॉफिट होगा, उसमें से पैसा निकाल ही लूंगा। तो मैं आज से पैसा 6 साल 5 साल के लिए क्यों ब्लॉक करके रखूं? ये भी हो सकता है आपके माइंड में। लेकिन ये चीज गलत होगी। क्यों? हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहती हैं कि जो भी आपका लॉस एंटिसिपेटेड है, जो भी लॉस आपका होने वाला है, उसके अगेंस्ट आपको प्रोविजन उसी वक्त करके रख लेना होता है। आप उसके लिए फ्यूचर पे डिपेंड नहीं रह सकते। जब आपका वो लॉस इनकर हो रहा है, होने वाला है, आपके सामने है, उसी वक्त आप प्रॉफिट में से उसका पैसा अलग से निकाल के रख लो। इसके पीछे का कारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है। एक तो ये कारण है, एक लॉजिक है इसके पीछे लॉजिक ये है कि आज की डेट में तो आपको दिख रहा है कि मेरे पास इतना इतना एनपीए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। 7 साल बाद के फ्यूचर का आपको क्या पता? बिजनेस रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, 7 साल बाद मेरा एनपीए कितना बढ़ जाएगा, अरे यार इतना एनपीए होगा, अरे प्रॉफिट तो मेरा इतना सा है, अब मैं इतना सारा एनपीए का पैसा कहां से लाऊंगा, प्रोविजन कहां से लाऊंगा, मेरा प्रॉफिट 5 लाख का है, मेरे प्रोविजन अगर पिछले 5 साल के इकट्ठे कर लूं तो वही तो मेरे प्रोविजन ही 20 25 लाख के पहुंच गए, है ना। तो इसलिए वही है ना कि शुरुआत में ही थोड़ा 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 करके, ये कुछ वैसा ही है, गुल्लक है, गुल्लक में आप 1 पैसा 5 पैसे 10 पैसे, मतलब पहले के जमाने में आते थे, 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए इकट्ठा कर करके बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो वाला बनाते हैं ना, सेम वैसा ही प्रोविजन है। आप अभी से शुरुआत करोगे तभी जाकर आप फ्यूचर में उस चीज को सिक्योर समझ पाओगे, आपके ऊपर बोझ कम रहेगा कि हाँ यार प्रोविजन कर लिया, ठीक है, टेंशन नहीं है, कल को अगर कुछ करना पड़े, इसको हटाना पड़े बैलेंस शीट से, हम हटा देंगे, प्रोविजन में से पैसे उठाएंगे, इसके अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट जीरो हो जाएगा, एनपीए खत्म। ठीक है। लेकिन इन बिटवीन इतना आसान नहीं होता इसको खत्म करना, इन बिटवीन बहुत सारे ऐसे रिकवरी मेजर्स होते हैं जो हम आए ना आए दिन उस अकाउंट से पैसा लेने के लिए करते रहते हैं। तो ये एक प्रोविजन का कंसेप्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि एनपीए एनपीए नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एनपीए हुआ तो प्रोविजनिंग होगी, और प्रोविजनिंग होगी, प्रोविजनिंग कहां से होगी? प्रॉफिट में होगी। प्रॉफिट अगर मेरा यहाँ पर डिक्लाइन होगा तो फिर आगे मेरे फ्यूचर की ग्रोथ कैसे होगी? अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, मैं बैंकिंग सेक्टर में बैलेंस शीट को थोड़ा सा ध्यान से इमेजिन करो कि बैलेंस शीट में क्या होता है। बैलेंस शीट में अगर एनपीए हुआ, मैंने प्रोविजन की, प्रोविजन कहां से कम होगा? प्रॉफिट में से कम होगा, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। अब प्रॉफिट किस में ऐड होता है? कैपिटल में ऐड होता है, लाइबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड होता है प्रॉफिट। तो कैपिटल मेरी इंक्रीज होनी थी, लेकिन कैपिटल मेरी डिक्लाइन होगी, किसकी वजह से? एनपीए में प्रोविजनिंग की वजह से। अगर मैं कैपिटल डिक्लाइन हुई तो लाइबिलिटी साइड मेरी कम हुई, और लाइबिलिटी साइड मेरी कम हुई तो असेट साइड में मेरी कम होगा टोटल उसका, और असेट साइड में यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है आगे लोगों को देने के लिए। कैपिटल मेरी अच्छी होती तो मैं लोगों में पैसा बांटता ना, लोन्स एडवांसेस के फॉर्म में। अगर मेरे पास कैपिटल में मेरे पास हाथ खिंच गया है क्योंकि मुझे प्रोविजन करना पड़ा है, मुझे कैपिटल मेरी कम बड़ी है, तो मैं फिर इधर भी तो अपना हाथ खींचूंगा,
इधर असेट साइड भी तो कम करूंगा, असेट साइड कम कहां से करूंगा, मैं लोन्स एडवांसेस नहीं दूंगा तो मेरी असेट साइड भी बढ़ेगी नहीं, तो वो इक्वल करना जरूरी होता है ना असेट और लायबिलिटी साइड को। तो कैपिटल कम, मेरी लोन्स एडवांसेस कम, अब ऑब्वियस है जितना एनपीए होगा कैपिटल उतनी रिड्यूस होगी, और जितना कैपिटल रिड्यूस होगा उतना मैं आगे फ्यूचर में लोन्स एडवांसेस देने के लिए मेरे हाथ बन जाएंगे, और जब फ्यूचर में किसी को लोन्स एडवांसेस चाहिए मैं उनको नहीं दूंगा, तो ऑब्वियस इकोनॉमी हमारी, ऑब्वियस हम कहते हैं ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी देयर। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी जब किसी नए बंदे को लोन नहीं मिलेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो एक एनपीए अकाउंट होने की वजह से हमारी अल्टीमेटली फ्यूचर में एक मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर बात करो तो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट होती है अगर जब एनपीए हमारे अकाउंट्स होने शुरू हो जाते हैं, और बड़े लेवल पे जब एनपीए अकाउंट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक रीजन है जो हम कोशिश करते हैं कि एनपीए अकाउंट ना हो, एनपीए ना हो। एनपीए बहुत ही यहां पर हम उसको रिकवर करने में हम अपना पूरा पूरा प्रयास लगाते हैं, और यहाँ पर उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग हमें ना ही करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि एक बार प्रोविजन हो गया, एक बार एनपीए हो गया, तो फिर कस्टमर भी थोड़ा सा हो जाता है, कस्टमर कहता है ठीक है यार कोई नहीं, एनपीए हुआ ना, हाँ हो गया था, अब क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, मैं कर लूंगा, 2 महीने में दे दूंगा, 3 महीने में दे दूंगा, 6 महीने में दे दूंगा। तो ऐसे करके प्रोविजन हमारे इकट्ठे होते रहते हैं, और हमारी जो पैसा है वो रुका रहता है, फंसा रहता है, जिसको कहता है बैंक का पैसा फंस जाता है एक प्रकार से, है ना, जो कि हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, और किसी बेहतर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी को लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पैसा हमारा रुक जाता है। और ये करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अगर बैंक ऐसे ही एनपीए होते रहे हमारे पैसा ही नहीं होगा उस एनपीए को रिकवर करने का, और बैंक की कैपिटल बिल्कुल जीरो हो जाएगी, बैंक की कैपिटल ही डाउन हो जाएगी, है ना, पैसा ही नहीं बचेगा हमारे पास, एनपीए होता रहा, प्रोविजन ना किया तो इसलिए ये एक तरीका है जिसके थ्रू यहां पर हमें ये समझते हैं कि किस तरह से एनपीए का इफेक्ट पड़ता है हमारी अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, हमारी प्रोविजनिंग के ऊपर, हमारी डेली रूटीन वर्क के ऊपर, बैंकिंग की रूटीन वर्क के ऊपर, ठीक है। आई होप सो कि एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अगले कंसेप्ट पे लेकर चलता हूं। एक अकाउंट जब एनपीए होता है, इस अकाउंट के एनपीए होने से पहले किस स्टेज पे आपको लेके चलता हूं। इस अकाउंट के एनपीए होने से पहले अगर कोई भी व्यक्ति मुझे 30 दिन 30 डेज तक कुछ भी नहीं चुकाता है पैसा, 30 डेज तक, यानी कि उसने 30 डेज बाद पैसा मुझे नहीं चुकाया, पहले किस्त आई, पहले किस्त उसने नहीं चुकाई, तो ये अकाउंट यहां पर एक कैटेगरी में पहुंच जाता है, और उस कैटेगरी में हम कहते हैं SMA 1 कैटेगरी, स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। अगर ये पैसा इसने 60 दिन तक नहीं चुकाया है, कि भाई साहब 60 दिन हो चुके हैं, यानी कि पहला महीना भी नहीं चुकाया, दूसरे महीने में चुकाया, तो ये अकाउंट पहुंच जाता है SMA 2 कैटेगरी, ठीक है। और 90 दिन बाद तो ये अकाउंट वही एनपीए पहुंच ही जाता है, ठीक है। स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, इसको एक और नाम से जानते हैं पीएनपीए, प्रोबेबल एनपीए, की प्रोबेबिलिटी है एनपीए हो सकता है, इनको, इन दोनों को कंबाइंडली पीएनपीए के नाम से जानते हैं, SMA 1 SMA 2 स्पेशल मेंशन अकाउंट। ये यहां पर क्या होता है, बेसिकली ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है एज अ बैंकर, हमारे पास जब अकाउंट एनपीए होने से पहले, यानी 90 डेज एंड होने से पहले ही, 30 डेज 60 डेज के बाद, ये अकाउंट एसएमए है, ये अकाउंट प्रोबेबल एनपीए, इनको बचाओ भाई, रिकवरी करो, इनके पास जाओ। अब मेरे पास कोई लिस्ट ना आए, कुछ मेरे को पता ही नहीं, अचानक मेरा 90 दिन बाद मेरा एनपीए हो गया, मेरे ब्रांच में कितने हजारों अकाउंट है, मैं किस किस का एक एक करके थोड़े ना ध्यान रखूंगा, तो मेरे पास कोई लिस्ट आएगी तभी मुझे पता चलेगा ना, तो बैकएंड से हमारे पास लिस्ट आती है मेल्स के थ्रू, और वो लिस्ट के थ्रू यहाँ पर हम एनपीए को होने से बचाते हैं, कि भाई SMA 1 में, SMA 2 में, तो SMA 2 वाला तो खतरनाक पोजीशन में, क्योंकि अगली एक किस्त नहीं चुकाई तो खत्म एनपीए, SMA 1 को अभी चांसेस हैं अभी और देने, तो ये चीज यहाँ पर SMA 1 SMA 2 में यहाँ पर कैटेगराइज की जाती है, और इस तरह से हम एक प्रोबेबल एनपीए को एनपीए होने से बचा सकते हैं पहले ही। हाँ, कोई अकाउंट अगर SMA 2 की लिस्ट में है और वो एनपीए होने जा रहा है, तो SMA 2 और एनपीए में इसने क्या हुआ, 90 दिन बाद, यानी कि इसने 3 किस्तें नहीं चुकाई, इसने 3 ईएमआई नहीं चुकाई, एक रफली हम यही कहते हैं ना 90 डेज बाद। अगर ये 90 डेज अभी नहीं हुए, अगर मान लीजिए 89 डेज ही हुए हैं और आखिरी दिन आपका बचा है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, अब बंदे के पास मान लीजिए उसको 90 डेज का ब्याज उसको 30,000 रुपए देना है, 10,000 रुपए उसको पर मंथ देना था, जो कि उसने नहीं दिया, 89 डेज आज हो चुके हैं, अगले एक दिन अगर उसने पैसा नहीं चुकाया है तो
10,000 पे ब्याज मतलब 20,000 पहले लग चुका, 10,000 पे और लग जाएगा, 30,000 हो जाएगा, उसका अकाउंट एनपी हो जाएगा। हम उसको सजेस्ट क्या करते, वो कहता है सर मेरे पास 30,000 नहीं है, छोड़ो सर मेरे पास 30,000 नहीं है, वो कहता है मुझे अब 30,000 नहीं है तो क्या करना है बेटा, 30,000 नहीं है कोई बात नहीं, एक काम कर, एक काम ये कर, तू मेरे को ना 10,000 पे दे दे, सिर्फ 30,000 मत दे, मेरे को 10,000 पे दे दे। 10,000 पे देने से क्या होगा, तेरी एक किस्त चुक जाएगी। तो जो पहली किस्त से लास्ट किस्त जो 3 महीने का 90 डेज का पीरियड है वो 60 डेज का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 किस्तें नहीं चुकी थी तो इसलिए मेरा अब 90 डेज हो रहा था ना, अब मैंने 10,000 चुका दिया, नहीं पहली किस्त चुका दी, यानी कि मेरा अकाउंट यहां पर कल जो है वो एनपीए होने से एक बार बच जाएगा, यानी मेरा अकाउंट स्टिल अगले दिन एसएमए 2 में रहेगा, क्योंकि उसके 60 डेज हो चुके होंगे उसका पैसा लिए, लेकिन जो प्रीवियस पहले जो किस्त थी वो मैंने ले ली है, तो वो अकाउंट एनपीए होने से ऐसे भी बच सकता है। ये बचाने के तरीके लास्ट मोमेंट पर कि फोन कर दो, सर अभी शाम को आपका अकाउंट रात को एनपी हो रहा है, सर 10,000 पे दे दो, 30,000 मत दो, अगले महीने कर लेंगे, एक बार अकाउंट एनपी होने से बचाना है आपका, 10,000 पे भिजवा दो, 5,000 पे भिजवा दो, 7,000 भिजवा दो, उससे हो जाएगा। लेकिन बशर्ते अकाउंट ओवरड्यू ना हो, अगर ये अकाउंट ओवरड्यू होता तो फिर पूरा ओवरड्यू जमा कराना होता, वो फिर उससे 10,000 से काम नहीं चलता है ना। अकाउंट ही मान लीजिए ओवरड्यू 30,000 से, आप 10,000 जमा करा रहे हो, फिर नहीं होना। वो ईएमआई अगर नहीं चुकाई है तो फिर वो 10,000 से कंसेप्ट पे काम कर जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने बताया, क्लियर है कि नहीं है, बताओ जरा। एसएमए 1 एसएमए 2 और एक और कंसेप्ट होता है एसएमए 0 का, एसएमए 0 का भी एक कंसेप्ट होता है बेटा। एसएमए 0 का कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई मुझे एक चांसेस लग रहे हैं कि 30 दिन बाद ये अकाउंट एसएमए 1 हो जाएगा, मुझे एक चांसेस लग रहे हैं, हो सकता है इसका बिहेवियर सही नहीं है कस्टमर का, इससे मैं जो डॉक्यूमेंट मांग रहा हूं वो दे नहीं रहा है मेरे को, है ना। तो उस केस में एसएमए 0 का कंसेप्ट होता है, जो कि बहुत रेयर यूज किया जाता है वैसे बैंकिंग में। नॉर्मली एसएमए 1 एसएमए 2 बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। चलो, आज के सेशन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मेरी सेशन आज का यहाँ पर एंड हो चुका है। कल हम कुछ और चीजें एनपीए के ऊपर डिस्कस करेंगे, अगर मैं पीपीटी लेकर आऊंगा उसमें से मैं आपको ये सब चीजें जो मैंने पढ़ाई वो पीपीटी में लिखी हुई हैं उनको देख लेंगे, और फिर कल हम नए चीजों पर, कल हम आगे कंसेप्ट पे रिकवरी पे चल लेंगे कि आखिरकार एनपीए अकाउंट में रिकवरी कैसे की जाती है, क्या क्या तरीके हैं रिकवरी करने, सरफासी आईबीसी वगैरह, वो अगले 1-2 दिन में हम पूरा वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एनी डाउट, एनी अदर चीज? हाँ जी, सीसी केस में भी, टर्म लोन के केस में भी, सभी में एस समय लगेगा, सभी में एस समय कंसेप्ट सभी में एप्लीकेबल है, सीसी ओडी सबके केस में। डन, एंड करूं सेशन को? चलो, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन में। कल आई थिंक कल वीकली सेशन होगा ना, नेक्स्ट सेशन फिर नेक्स्ट डे होगा, मिलते हैं फिर, ओके बाय बाय।